यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे आज पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। ये सेशन आपका 2 है ईवीएस का, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का ईवीएस का कंटेंट। कई बार 15 से 20 तक भी चला जाता है, जो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस इस बार हल्के से कैलकुलेशन बेस्ड दिए, 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे भी, तो ये पूरा सेट लगाएंगे और पेडागोजी और एनसीईआरटी ईवीएस में एज इट इज हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चंस आप देखेंगे, कई क्या ज्यादातर क्वेश्चंस रेपिटेटिव या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। लाइक शेयर आप करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। जो वो पूरे पेपर का एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अपडेटेड पीडीएफ उसका, और आप वो आंसर्स एक बार देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल ही गया है। ये पिछले कुछ सेशंस के पीडीएफ आपको नहीं मिले, जो ये छोटे वाले सेशंस हैं, मतलब 30 क्वेश्चंस वाले। 150 और 30 में तो 30 छोटा ही लगता है, अदरवाइज 30 को समझने में भी हमें टाइम लगता है प्रॉपर एक एनालिसिस में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें पोल आपके सामने हर एक क्वेश्चन के साथ आएगा। जितने भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, शायद लाइव के बाद पोल नहीं आता है, तो आप लोग एनालिसिस समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप जवाब देंगे पोल में जाकर के, है ना। बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं आजकल। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, डी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स, नेक की बात नहीं हो रही, ईयर्स की बात हो रही है, यानी कानों की बात हो रही है कि वो पशु, वह जंतु जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। यानी द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी साउंड्स को लेके बहुत ही सेंसिटिव हैं इस एनिमल के कान। ठीक, याद कीजिए, टाइगर चैप्टर है, टाइगर वाला पूरा एक। तो ये क्या है? टाइगर यानी बाघ। और ये जो रसलिंग ऑफ लीव्स है, जो पत्तियों की खड़खड़ाहट है, और किसी का चलने में भी आवाज में अंतर कर लेता है, 8 टाइम्स बेटर सुन सकता है ह्यूमन से, समथिंग समथिंग, इस तरह की कई चीजें हैं, देख सकता है, सुन सकता है। बहुत इसका हियरिंग और विजन दोनों ही अच्छे हैं। ये हम चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे ईवीएस में जल्दी ही, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। यानी वह क्रियाकलाप आप चुनिए जो दूसरों से भिन्न है, जो बाकी एक्टिविटीज से डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे चाय बनाना यानी प्रिपेयरिंग टी, फिर है स्विमिंग यानी तैरना, तीसरी एक एक्टिविटी है कॉम्बिंग हेयर यानी कि कंघी करना, कोम करना, और उसके अलावा फोर्थ है नीडिंग डफ यानी आटा गूंथना। ठीक, बताइए कौन सा एक ऑड वन आउट है? अब देखा जाए तो सीडीपी का क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल का ही प्रयोग होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि बात चल किसकी रही है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, इनमें से अलग कौन है? यानी 3 जो हैं वो कॉमन है और कोई एक बिल्कुल ही अलग होगा। मुझे लग रहा है आज टेलीग्राम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला नहीं है, हमारे टेलीग्राम में कुछ पंगा है शायद, चेक करेंगे। खैर, ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप इतने जवाब दीजिए फटाफट से। हम लोग 6 लाख लोग होने वाले हैं टेलीग्राम पे। चलिए, बहुत बढ़िया, समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर बी ऑप्शन कह रहे हैं 68% लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। कॉम्बिंग हेयर यानी कंघी करना आप अलग बता रहे हैं। उसका रीजन हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक फाइन मोटर स्किल्स का ज्यादा प्रयोग इसी में है। क्यों? क्योंकि फिंगर्स का यूज है। बाकी सब में क्या है, जब आप चाय बना रहे हैं तो आप हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। स्विमिंग तो आर्म्स और आपकी लेग्स हो ही रही हैं, प्रयोग में आ ही रही हैं। नीडिंग डफ में भी आप जब आटा गूंथ रहे हैं तो फिंगर्स से ज्यादा प्रॉपर, ये फाइन से ज्यादा ग्रॉस का, मतलब प्रॉपर फाइन नहीं है वो, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो फाइन मोटर स्किल का यूज है वो कॉम्बिंग हेयर में ही है, कंघी करने में ही है। बाकी 3 ऑप्शन से ये डिफरेंट है यहाँ, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आज इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर सकते हैं। पढ़िएगा इसको थोड़ा सा, देखिएगा इसको। जब आप पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे पोल में, पहले यहाँ पे लिखा हुआ एक तरफ नेम ऑफ बर्ड यानी एक पक्षी का नाम है, और उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसका घोंसला जो है वो कैसा होता है, उस पक्षी का घोंसला होता कैसा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, वैसे तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये कौन इतना दुखी व्यक्ति है, समझ नहीं आया। 3 क्वेश्चन था क्या थर्ड क्वेश्चन में?
अभी तो तीसरे क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, समझ में कब आएगा? अभी तो पढ़ोगे इसको, चलो पीडीएफ में पढ़ लेना अगर बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा हो तो। वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, ठीक, जूम कर सकते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। चलिए अभी जितने भी लोगों को ये दिख पा रहा है, जिनको नहीं दिख पा रहा है, ये बाद में पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट देख लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, पूछा है कि सनबर्ड जो है उसका घोंसला कैसा होगा, कोयल का कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट लेज एग। यानी कोयल के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौआ इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें है अंडे देती है। तो ये सिंपल हमें फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के समझ आ गया कि कोयल की बात हो रही है, ठीक, कोयल की बात हो रही है, यानी बी का तो फर्स्ट है। बाकी हमें नहीं भी पता और हमने देख लिया बी का फर्स्ट है, तो किसी भी ऑप्शन में बी का फर्स्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया हुआ है, एक लाइन पढ़ के आंसर मिल गया हमें, इसी को हम समझदारी कह रहे हैं, ठीक है ना। बाकी फिर भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक बार उसको चेक करने के लिए देख सकते हैं। जो सनबर्ड है यानी शक्करखोरा है, उसके लिए जो सही उत्तर है वो है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री, इट हैज हेयर, ग्रास, थिन टर्निंग्स, ड्राई लीव्स, क्लोथ्स, ये वो। इंडियन रॉबिन भी हम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेस्ट मेड ऑफ ग्रास इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स, जो पत्थरों के बीच में, तो इस सी का भी क्या होगा, 2 होगा ऑप्शन। टेलर बर्ड डी ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन बचता है जो कि थर्ड है, नेस्ट ऑफ 2 लीव्स ऑन अ फ्रेश दैट आर स्टिच्ड टुगेदर यूजिंग शार्प बीक ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ कोयल का या इंडियन रॉबिन का भी पता था, सिर्फ कोयल का भी पता था, तो यहां आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि बी के साथ सिर्फ फर्स्ट जो ऑप्शन रिलेटेड है वो 4th ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इतना रेपिटेटिव क्वेश्चन है, ये कम से कम भी 3 बार ये सीटेट में पूछ चुके हैं, सेम ऑप्शंस के साथ, बिल्कुल लगभग सेम ऑप्शंस के साथ सीटेट में 3 बार पूछ चुके हैं ये। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी वाले में गलत है, क्या गलत है, तो इंग्लिश वाले फाइनल मान लिया करो, क्योंकि ऐसा ये पेपर में भी इतनी गड़बड़ फिर उन्होंने की होगी, ठीक है ना। चलिए खैर समझते हैं, ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ज्यादातर लोग 88% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, समझते हैं। आ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन, यानी कि आयरन की मात्रा, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा किस कॉम्बिनेशन में मिलेगी। तो 85% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे पा रहे हैं। कहाँ मिलेगी, पालक में मिलती है, यानी हरी सब्जियों में है ही, स्पिनच में, ठीक है, यहाँ पे भी स्पिनच है, यहाँ पे भी स्पिनच है, जैगरी में भी होती है, गुड़ में जैगरी, चलो ये भी सही है, ये भी टिक हुआ, ये भी टिक हुआ। आंवला, आंवला में भी होती है, ये एनसीईआरटी में गिवन है ये बात। स्पिनच में है, आंवला में है। टोमेटो में कोई ये आयरन रिच नहीं होता, टोमेटो। कैबेज आयरन रिच नहीं होता। अनियन टोमेटो अगेन हट जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन सही है, स्पिनच, जैगरी एंड आंवला। ये सेम ऑप्शंस के साथ इतना रिपीट हुआ क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास 5 बुक, कक्षा 5 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जो कि बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया है उस टाइम के, या जो भी। अब इतना हिंट काफी है, क्योंकि उस स्टोरी में जो है दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो चैप्टर लिखा है, क्या नाम है फटाफट से बताओ। सी ऑप्शन 67% लोग। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो उसके ऊपर है कि कैसे सर्दी में या गर्मी में कैसे हम, जो हमारी भाप है वो गर्म है और जो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, और वो कैसे उस तरह से वहां पे मॉइस्चर आ जाता है ग्लास के ऊपर। ये सारी बातें उस चैप्टर में दी हुई हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक, ये तो इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। एवरी ड्रॉप काउंट्स, अलग 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 कहानी है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट जी के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है। ये एकदम बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ईवीएस में, आपका टाइम बहुत बचेगा, सीडीपी के बराबर टाइम किसी चैप्टर में नहीं लगता, सिवाय थोड़ा बहुत पैसेज वाला या मैथ्स को अगर साइड कर दे। मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन है, बट जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो लेंदी क्वेश्चन हैं, वो सीडीपी में अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन इतने बड़े हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, देखो ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा ही लो, ये आना ही है ना, ये आना ही है। स्पीड, डिस्टेंस और
टाइम वाला क्वेश्चन, इसको SDT से याद रखेंगे हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक कार है जो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 1512 किलोमीटर, किलोमीटर ये ना, हाँ, इन 28 आवर्स, यानी टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 28 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब एवरेज स्पीड हमें चाहिए कार की। अब हम इसको करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, काट पीट के इसको हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। देखो इसमें कैच ये है कि ये 54 किलोमीटर पर आवर आया है ना, 54 किलोमीटर पर आवर आया है। और 52% लोग जल्दीबाजी में, जब मैंने भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे को लगा हाँ यार 54 किलोमीटर पर आवर सही तो है, लेकिन इसमें मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मतलब इनको आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा का जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि आसपास भी नहीं है, जो हमारे पास आंसर है उसके 15 किलोमीटर पर आवर तो है नहीं आंसर कहीं से भी, और बाकी सब मीटर पर सेकंड में है। तो ऐसा भी खेल ही इन्होंने मुश्किल बनाया है इसको, अदरवाइज पहले ये करते नहीं थे। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है तो वो बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं, अदरवाइज तो एक जो सिंपल फंडा हम पढ़ते आए वो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से, और काट पीट करके फिर जाएंगे हम किस पे, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। 18 3 जा 54 और 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा। ये सीधा मीटर पर सेकंड को, जब हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हम 5/18 से गुणा कर देंगे। ये कुछ कुछ फंडे हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जो शायद ये गणित का मामला है अगर देखा जाए तो 15 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा होता तब 54 हो जाता। तो एक तो ये SDT याद रखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक नंबर आना ही आना है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक। और वैसे भी ये हल्का सा हिंट आप ले सकते हो, जब ये सेम डिजिट दो जगह दे देना तो समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ इसी के अराउंड गड़बड़ है, आंसर इसी के आसपास हो सकता है। ये जस्ट एक हिंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, समझेंगे, एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, स्ट्रैटेजी बता दीजिए, न्यू रोज पूछती हूँ। स्ट्रैटेजी क्या, जो हम करा रहे हैं बस उतना अभी आप करिए और प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, और ऐसा जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं वो फिर मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी, कर लेंगे, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए 95%, सॉरी बी कह रहे हैं 95% लोग, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के एक राज्य में, कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, ठीक। आगे बढ़ेंगे। तो इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज कैसे बने होते हैं, आर मेड ऑन दी स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, यानी बांस के लकड़ी पे, यानी जमीन से ऊंचाई पे बने हैं। द वुडन फ्लोर्स आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर हाई। ये तो दिमाग में बिठा लीजिए, 3 से 3.5 मीटर की हाइट पे कहां बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ असम में बन रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी में इसी का जिक्र है। यानी ये होता है लगभग 11 फीट समथिंग, तो 11 फीट प्लस ऊंचाई पे। क्यों? क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और बैम्बू पिलर का यूज वहां किया जाता है, बांस का प्रयोग, बांस के खंभों का प्रयोग। तो सिंपल लकड़ी के बने हुए घर हैं, रूफ्स जो हैं वो आपकी हैवी रेन्स को संभाल पाती हैं, इस वजह से स्लॉपिंग रूफ्स हैं। तो ये आंसर हो गया असम, जो कि 90 कितने परसेंट, 92% लोग दे पा रहे हैं। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, यहाँ में किसी में कहीं भी ऐसा नहीं होता। 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई। कई बार इसको ऐसे पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये असम के घर जरूर पूछता है, चाहे ये ऐसे पूछ ले कि वो कौन सी जगह है, अच्छा असम के घरों की पहचान बताओ, वो इतनी ऊंचाई पे बनते हैं, ये विशेषता है, वो विशेषता है, 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, बट पूछता जरूर है असम पे क्वेश्चन। यानी एक घरों के ऊपर तो एक क्वेश्चन आता ही है, और कई बार एक से ज्यादा भी आ जाता है। अब आपके सामने एक स्टेट का क्वेश्चन है, यानी मैप, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, मैप आप अपने लैपटॉप में, फोन में, दीवार पर, नहाते हुए वॉशरूम में, जहां मन करे लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि 2 क्वेश्चन कम से कम मैप पे आ ही जाते हैं, एक तो मिनिमम है, उसके अलावा सेकंड आ जाएगा। कोई कह रहा है फीलिंग सो सैड, मीनाक्षी क्यों क्यों दुखी हो भाई, हैं? इतने दुखी तो नहीं हो कि लाइक शेयर करना इसीलिए भूल गए हो आज। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स। कितनों का ग्रुप है? 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं जो ग्रुप है जिनका, हैविंग देयर कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है, बे ऑफ बंगाल, ठीक। ईस्ट में पता है हमें बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका इंडियन ओशन है। बताइएगा एक बार। बिहार में डायरेक्ट सीटेट पास से जॉब हो जाती है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही सुनने में आ रहा है मेहर, कई सारे लर्नर्स हैं हमारे जिनको मिली है। तो देखिएगा एक बार,
तभी किसी के पापा बिहार से था कोई व्यक्ति हमारे लर्नर, तो वो कह रहे थे पापा बुलेट दिला देंगे, वो इसीलिए बुलेट मिल रही थी उनको। तो सीटेट अगर आप अभी से भी मेहनत कर लोगे तो यार हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल देखेंगे, वैसे अभी फटाफट से जाएंगे। आप लोग आंसर कर रहे हैं इसमें बी ऑप्शन 54% लोग। चलिए ठीक है, समझते हैं। देखो बंगाल के तो पास ही होगा, बे ऑफ बंगाल का मतलब ये कि ईस्ट में ही आता होगा। ठीक, गुजरात आपका इधर आ जाता है, तो जहां गुजरात है वो आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा जहां तमिलनाडु है हो सकता है आंसर, क्यों नहीं हो सकता। तो अब यहां पर अगर हम ये देखते हैं एक बार स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये है हमारा मैप। इधर हमने देख लिया नीचे इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। ये जो आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ईस्ट वाले, इनके साइड बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री पे आते हैं। ये बाउंड्री वाले तो स्पेशली कर लेने हैं, जहां पे भी जो भी वाटर वाली जो भी बाउंड्रीज हैं उनको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है त्रिपुरा का, वेस्ट बंगाल का, ओडिशा का। तो ओडिशा ऑप्शन में था, वहां वेस्ट बंगाल एक ही ऑप्शन में था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है ये भी इसके ही तट पे है, बे ऑफ बंगाल के, बंगाल की खाड़ी के। पुडुचेरी भी, तमिलनाडु भी। लेकिन केरला नहीं होगा, केरला इधर आ गया, गुजरात इधर आ गया। ठीक, तो हमारे पास 3-4 राज्य हैं जिसमें पुडुचेरी है, तमिलनाडु बेसिकली तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और वेस्ट बंगाल है। चलिए समझते हैं इनमें से अब कौन सा होगा। देखिएगा अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स की, तो आंध्र प्रदेश तो पक्का है भाई, हमने अभी अभी देखा है। आंध्र प्रदेश जी बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल भी है, केरला नहीं है क्योंकि केरला फिर आपका वेस्ट में आ जाएगा, ये अरेबियन सी में आएगा। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरेगा, मतलब गिरेगा तो कुछ भी नहीं, जो इसकी बाउंड्री है लगेगी नहीं उससे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा, ये तीनों बातें सही है। गुजरात नहीं आएगा तो ये हट गया। ठीक, असम नहीं आएगा तो ये हट गया। तो बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 9। देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मतलब पहले आ चुका है, एज इट इज आ चुका है, बिल्कुल डिट्टो सेम तरीके से पूछा है पहले भी। देखिएगा, जवाब दीजिएगा कि क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज टिन। टिन के बारे में पहले भी पूछा था कि टिन क्या है। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज, यानी झारखंड में ग्राम सभा जो है जिसको हम पंचायत करें, वो लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। अब ये टिन का मतलब क्या है? ये जो टिन है ये एक यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है ये पूछा है। अगेन पहले आ चुका है, एज इट इज आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल हैं आप। सोनाली बार बार सेम बात, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आपने एडमिशन ले लिया है अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप तो 3rd ईयर में, आपको तो वैसे भी परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है सोनाली, चलिए बढ़िया करेंगे, आप फॉर्म भरिए मस्त तरीके से। बी ऑप्शन कह रहे हैं 58% लोग। चलिए समझते हैं। आ लैंड ऑन विच आ फार्मर ग्रोज 1 tin ऑफ सीड्स, बिल्कुल सही बात है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिन पे हम डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं। यानी टिन का मतलब यहां उतनी भूमि से होता है जिसपे फार्मर 1 tin बीज बो सकता है। तो टिन क्या है? यूनिट है। वो जमीन जिस पर 1 tin यूनिट जो है बीज बोया जा सकता है उसको टिन कह रहे हैं यहां पे। ठीक, आ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर कैन प्रोक्योर 1 tin ऑफ सीड्स, नहीं, बोने की बात है, जहां पे वो 1 tin ऑफ सीड्स ग्रो कर सके उसको टिन कह रहे हैं। ये विड्थ और ये सब इसका यहाँ डायमीटर, इसके नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखेंगे, जवाब देंगे। बड़ा सा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय झूम फार्मिंग। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप, या मोस्ट फेवरेट कह सकते हैं, MF कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि झूम फार्मिंग पे पता नहीं कितनी बार आज तक 2011 से और 2021 तक क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। झूम फार्मिंग क्या है? आपके NCERT में गिवन है, ठीक है ना, NCERT में गिवन है। आज सभी की क्लास हुई थी ऐप पे भी, करियर विल पर भी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी क्लास जिनकी मिस हुई हो, टाइम थोड़ा सा इधर उधर था। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। 23,000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 8,300 लोगों ने लाइक किया। देखो लाइक यहाँ बराबर करना होता है ताकि एनर्जी बढ़ जाए, आज एनर्जी वैसे ही लो है। देखिएगा जवाब दीजिए।
झूम फार्मिंग की बात हो रही है, झूम बराबर झूम नहीं है, ये झूम फार्मिंग है। अगर झूम फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में विशेष प्रकार की फार्मिंग है, ठीक है, विशेष प्रकार की खेती है अगर हम झूम फार्मिंग की बात करें। तो पहला ऑप्शन जो है वो है कि आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर, सेम ईयर नहीं होगा, ये सम ईयर होगा, ठीक है ना। तो एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खाली, उसमें कुछ और नहीं उगाते, ठीक है। द वीड्स, बैम्बू एटसेट्रा आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ट इन द फील्ड। देखिए बैम्बू को निकाल करके नहीं जलाया जाता, कि जो वीड्स हैं, वीड्स और बैम्बू में फर्क है। ये अपने आप में ही झूम फार्मिंग बैम्बू के लिए और हो रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बैम्बू को निकाल करके उसी में जला देंगे, बैम्बू इन्होंने कह दिया तो ये बात यहां गलत हो गई। द एश ऑफ द वीड्स एक्ट्स एज मैन्योर, यानी खरपतवार की जो वीड्स होते हैं, जो फालतू अनवांटेड प्लांट्स वहां ग्रो हो जाते हैं खेत में, उसको जला दिया जाता है। और पुल्ड आउट नहीं होता, यहाँ पे ये कट किया जाता है, ये जो भी छोटे मोटे वीड्स और बैम्बू का अगर कुछ पार्ट है भी तो इसको कट किया जाता है, खींच करके निकाला नहीं जाता जड़ों से, वहीं पे कट करके और जला दिया जाता है। तो पुल्ड आउट की वजह से ये जो ऑप्शन था बी वो गलत है। द एश ऑफ द वीड्स एक्ट्स एज मैन्योर, यानी खरपतवार की जो राख है, जो वीड्स हैं, जो भी चीजें उसमें हम जला देते हैं, उसकी राख किसका काम करेगी, मैन्योर का काम करेगी, खाद के रूप में काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज प्लव्ड डीपली, इसको प्लफ करते नहीं है डीपली, प्लफ मतलब जोतने वाली बात आ रही है, यहां पे डिगअप किया जाता है, हल्का हल्का बस डिगअप किया जाता है, खोदा जाता है थोड़ा थोड़ा, इसको गहराई तक नहीं जोता जाता, तो ये गलत हो गया। तो ए सही था, बी गलत था और डी गलत था, तो ए और सी ही सही है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारे लोगों ने गलत ही उत्तर दिया है इसका, ए सी डी सही नहीं हो सकते, क्योंकि जो डी है वो गलत है, डी जो है वो गलत है। तो सिर्फ 32% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, और ये एनसीईआरटी का वो है, मैंने जो प्रीवियस पीडीएफ भी दी हुई है ईवीएस की आपको, उसमें भी ये गिवन है। चलो अब जल्दी से जल्दी नोट्स आपको देंगे, नहीं तो आप ऐसी खतरनाक गलती करेंगे तो कैसे चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झूम फार्मिंग के बारे में प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्या कहता है, इन आवर कंट्री द ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ब्रॉन्ज यूज करते हैं ट्राइबल लोग टू मेक मैनी थिंग्स, जैसे पॉट्स बनाते हैं, स्टैच्यूज बनाते हैं, सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल से। इवन नाउ वी यूज ब्रॉन्ज इन आवर हाउसेज, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो एक मेटल है, कांसा अगर हम बात कर रहे हैं तो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती हैं, कांसे का प्रयोग किया जाता है हजारों साल से आदिवासी लोगों के द्वारा हमारे देश में, ठीक है। अब ये जो ब्रॉन्ज है या कांसा है, ये बनता कैसे है, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम एज इट इज 2014 या 16 में आया होगा, आई थिंक पूछा जा चुका है मतलब। तो ब्रॉन्ज बनता है किससे बताइए, एलिमेंट लाइक आयरन और सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक, या फिर ये अलॉय है कॉपर और टिन का, यानी मिश्र धातु है या मिश्रण है किसका, कॉपर और टिन का। तो 44% लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम किससे बना है वो आप ध्यान रख लेंगे, ये थोड़ा सा कौन सा धातु किससे बना है ये एक बार स्टडी कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल करके गूगल ही कर लेंगे, कुछ और ना हो पाए तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी कि तांबे और टिन का मिश्रण है क्या ब्रॉन्ज, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सीबीटी पेपर हो रहा है आजकल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, जो ब्रॉन्ज है यानी कांसा है वो किसका मिक्सचर है, कॉपर और टिन का, तो सी और टी का मिक्सचर है बी, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हमने इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं, बाकी सबके अपने फंडे होते हैं, जैसे याद रखना चाहो वैसे रख लेना। बी फॉर ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज मिक्सचर है किसका, कॉपर और टिन का, ठीक। ये पेपर में आ चुका है इसलिए याद करने का कोशिश आप जरूर करें इसको, क्योंकि ये याद करने वाली ही चीज है। अब आप इसमें बिल्कुल डीपली तो नहीं जा सकते क्योंकि उतना भी जरूरी है नहीं आपके पेपर में, प्राइमरी लेवल की बातें पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, स्टडी अ पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल। टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक ट्रेन है, स्टेशन का नाम है गांधीधाम और सूरत, तो गांधीधाम और सूरत की बात हुई है। गांधीधाम से एक ट्रेन निकलती है सुबह के 6:15 बजे, 24 आवर फॉर्मेट में टाइम रहता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, 6:15 बजे सुबह की ट्रेन डिपार्चर होता है यानी निकलती है गांधीधाम से, और सूरत पहुंचती है कब, 4:15 बजे शाम के, ठीक। फिर डिपार्चर हो जाता है 16:20 पे, अब कहां जाती है ये हमें नहीं पता। डिस्टेंस गिवन है कितना, 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है किसके बीच में,
गांधीधाम और सूरत के बीच में। देखिएगा यार आज देखिएगा, जवाब दीजिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन कह रहे हैं 36% लोग। चलिए समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें, पूछा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशन दैट इज गांधीधाम एंड सूरत। सूरत और गांधीधाम के बीच में एवरेज स्पीड पूछिए। पहले तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, टेबल देख के डरना नहीं है कि पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है कि गांधीधाम और सूरत, गांधीधाम और सूरत, गांधीधाम से ट्रेन निकली थी सुबह के 6:15 बजे, क्योंकि 6:15 लिखा हुआ है, और सूरत पहुंची है शाम के 4:15 बजे, 16:15 कहेंगे 4:15 को, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 530 किलोमीटर का, यानी दूरी है 530 किलोमीटर्स की। ये डेटा हमारे पास है और कुछ हमें निकालना होगा। भाई कुछ तो हमें दिया होगा और कुछ निकालना होगा। कंबल के अंदर से क्लास कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, बस ध्यान पूरा दे लेना अशोक, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब हमने याद रखा हुआ है SDT, ये हमारा एक फॉर्मूला है सिंपल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का। हमारे पास इन तीनों में से दो चीजें जरूर होंगी, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, दूसरा क्वेश्चन आ गया सेम तरीके का, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो अगर हम देखें, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, 2 नंबर फ्री के हैं। अगर हम देखें इन दोनों के बीच टाइम कितना लगा, तो ये आपको 24 आवर फॉर्मेट में एक जगह पे, और तो आपको नॉर्मल घंटे निकालने हैं। 6:15 से अगर सुबह 6:15 तक पहुंचती, डेट सेम ही है, तो कितने घंटे हो जाते? 6:15 से शाम को 6:15 पहुंचती अगर, जिसको 18-15 कहते, तो 12 घंटे हो जाते। लेकिन अभी 2 घंटे पहले पहुंच गई, मैं राउंड फिगर की बात कर रही हूं। तो 6:15 से 4:15 का जो टाइम है वो 10 घंटे हो गया, ठीक है ना। तो 10 घंटे यानी 10 आवर्स का टाइम लगा ट्रेन को 530 किलोमीटर जाने में। तो डिस्टेंस हमें पता है 530 किलोमीटर, घंटे लगे हैं कितने? 10। ये हमें सिंपली पता है, बस 0 से 0 उड़ा देंगे, 53 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 53 किलोमीटर पर आवर की। ऑप्शन में है कहीं या हमने अपने आप बना दिया है ऑप्शन में? तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। 59% लोग अब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आपको टाइम दिया गया था इस क्वेश्चन में आराम से सॉल्व करने का, 53 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सिंपल है। देखो ये 530 यहां लिखा हुआ था, घंटे कितने लगे हैं? ये डिपार्चर से अराइवल देखना है, ये नहीं देखना कि डिपार्चर फिर से कब हुआ, वो तो फिर कहीं और जाएगी, उसका हमें पता नहीं है। तो गांधीधाम से 6:15 बजे सुबह को चली थी, शाम को पहुंची है 4:15 बजे, 10 घंटे हो गए। डिस्टेंस था 530, अब 530 डिस्टेंस था, 10 घंटे लगे हैं, अपने आप ही हटा देंगे आप 0, 53 आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और अवेलेबल नहीं है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी रिपीट होता है खूब, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें सीटेट की, महत्वपूर्ण है। कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम और इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड, यानी कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, इसका नाम बताइए। ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। इत्र परफ्यूम, खुशबू आई कहीं से, किसी की खुशबू, लोगों को परफ्यूम की खुशबुएं याद रहती हैं लोगों के। बताइए एक बार, मयूरी फटाफट से बताइए। 86% लोग ए कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश से देख भी रहे होंगे, कुछ तो कन्नौज के भी होंगे, 2 4 6 10 15 जितने भी लोग होंगे। वहां की आबादी का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो मैं आइडिया लेके बता देती। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, कन्नौज, जो इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए फेमस है। इतनी बात हम याद रखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो ए ऑप्शन, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको पहले से पता था तो, अदरवाइज तो इसमें आप क्या ही डिस्कवरी कर लेंगे। एक और देख रहे हो, मैथ्स बना दिया इन्होंने इसको, कम से कम भी 4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिसमें कैलकुलेट करना पड़े इंसान को, और बेकार कैलकुलेशन इस बार दी हुई है। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो पूछा क्या, देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 की, उत्साह बना के रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमें सीधा सीधा 1-1 नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट। स्टडी द रेट्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, सोने से महंगा पेट्रोल हो रहा है दिल्ली में, तो देखिए, और हमें प्रीमियम भी डलवाना पड़ता है,
तो स्टडी द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन न्यू दिल्ली। डीजल और पेट्रोल के रेट्स आपको स्टडी करने हैं जो यहां दिए हुए हैं। ऑयल, डीजल और पेट्रोल रेट्स 2020 में कितने थे, 2021 में कितने हैं, ये आपको स्टडी करने को कहा है। और पूछा क्या है, इन 1 ईयर द इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। तो कितना एक साल में इंक्रीज हुआ, यानी कितना बढ़ा प्राइस जो है, मूल्य जो है डीजल और पेट्रोल का 2020 से 21 में दिल्ली के अंदर परसेंटेज में पूछा है। अब ये मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ लेंगे उदय सर के साथ तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये परसेंटेज जैसी चीजें, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। तो अगर हम बात करें तो डीजल की जब हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 2020 में था 81 रुपए लीटर, ठीक है मान लिया, और बाद में हो गया कितना, 90 रुपए लीटर, 90.72, 90.72, यानी 81 से 90 का डिफरेंस कितना हो गया, 9.72 एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। कब किसकी बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं। जो बेस प्राइस, पहले बेस प्राइस जिसको लेंगे वो फर्स्ट ईयर वाला 2020 डिवाइड करेंगे 81 से और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, ठीक। काटते पीटते रहो, निकल के आएगा ही कुछ तो, बिल्कुल। ये काट पीट के आपके सामने मेरे ख्याल में 12 के करीब आ जाएगा, ये प्रॉपर करके देख लीजिएगा कॉपी पे एक बार। और दूसरा एक है पेट्रोल का आपका, तो पेट्रोल है 92 रुपीज लीटर 2020 में, फिर 102 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 102 हो गया, तो 10.12, इस 10.12 को आप 92 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 10.12 डिवाइडेड बाय 92, क्योंकि बेस प्राइस यही है, 2020 में इतना ही था, और 100 से कर देंगे गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ 10% के करीब निकल के आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा आंसर है, देखना इसमें बी ही सही है, ए कह रहे हैं कई लोग, तो 10 और 9 तो नहीं आना चाहिए यार, देख लो एक बार, फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब इतने गणितज्ञ हम भी नहीं है और अभी इच्छा भी नहीं है, नहीं तो प्रॉपर ब्लैक बोर्ड खोल करके तब चेक करेंगे इसको, ठीक। 12 और 11 के करीब निकल के आएगा, ये सी ऑप्शन सही होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, सी सही होगा, बाकी कोई और कैलकुलेट करना चाहे बाद में बताना चाहे तो बता सकता है। ये मैं कर चुका हूं एक और बार मन नहीं है पॉइंट वाली कैलकुलेशन करने का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, आपकी मजबूरी है, मुझे पेपर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स, उधर से करा लीजिएगा, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले कि वो कौन से फेस्टिवल्स हैं जो फुल मून डे पर मनाए जाते हैं, यानी जो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, होली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा या गुरु नानक बर्थडे, अभी गुरु पूर्व कल परसों ही था, याद होगा आपको, 8 तारीख को, ठीक, कल मतलब। होली, गुरु नानक बर्थडे और मकर संक्रांति। फुल मून यानी पूर्णिमा की बात हो रही है, अभी भी आप देखेंगे तो फुल ही दिख रहा है मुझे, मैं बाहर बालकनी में देख रही थी, तो ठीक है ना, बताइएगा। प्रीति राव पूछ रही हैं पीजी से बीएड कर रहे हैं, पीजी से मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या क्या कह रहे हो, समझी नहीं मैं इस पीजी का मतलब। पीजी के लिए ऑप्शन नहीं है मैम, बीएड में बीएड एमएड इंटीग्रेटेड मांग रहा है 3 साल का, तो क्या एलिजिबल है, सिर्फ बीएड कर रहे हैं हम, ऑप्शन नहीं है। तो सिर्फ बीएड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मतलब अगर जो भी ऑप्शन उसके आसपास वाला भी अवेलेबल है वही करेंगे, हमारे लिए ऑप्शन तो अभी नहीं बनाएंगे अगर आप सीटेट की बात करें, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की बात करेंगे तो उसमें फिर सीटेट की जरूरत होती नहीं है। अगर आप लेक्चर पोस्ट की बात करें 11th-12th की, उसमें सीटेट का ऑप्शन फिर आएगा ही नहीं अभी तो, एटलीस्ट आगे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद आ जाए तो आ जाए। तो अभी तक तो यही है कि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला ऑप्शन ही आपके सामने आएगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में उतने की ही जरूरत है, उसके बाद आपने एमएड किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए फिर आपको सीटेट नहीं देना है ना। चलिए, तो आप अपना ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला ऑप्शन ही मार्क करिए वहां। देखिए अगर हम बात करें फुल मून डे की, तो सी ऑप्शन 63% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। होली, गुरु नानक बर्थडे, गुरुपूर्व कल था, क्या था, पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन, सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। दिवाली और ये बाकी ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ से, मकर संक्रांति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 16 पढ़ेंगे एक बार और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ये कौन है क्रॉस लगाने वाला, ओके 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 ओके, अनामिका कह रही हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे यार, मेरे को भी खुद भी बहुत टाइम हो गया वो एनसीईआरटी पढ़े, बट चैप्टर का नाम वही है ना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी वो डिस्क्रिप्शन हम चेंज कर लेंगे। अच्छी बात है, आप लोग बता दिया करो अगर इस तरह का कभी कुछ होता है, जो कि पॉसिबिलिटी है।
मेरे स्कीमा में गलत फिट था, ठीक है, तो वो बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन कर लेंगे। और अभी हम ये चैप्टर्स करने वाले, मतलब इसका जो डेटा है उसको भी डिस्कस करेंगे, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट हाँ अच्छा किया आपने बता दिया, क्योंकि कुछ लोग इतने महान हैं यही याद कर लेंगे, खुद से तो पढ़ना नहीं। देखिए डी ऑप्शन, EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल आर डिजाइन्ड केयरफुली सो दैट students do not form misconceptions during teaching learning. Which features of the textbooks do you think is or are the most appropriate towards this? यानी प्राइमरी स्तर पर जब EVS की पाठ्य पुस्तक की रचना हो रही है तो ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा ना बने, कुछ ऐसा एग्जाम्पल या कुछ इस तरह की चीजें ना हो कि बच्चों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाए, भ्रांतियां बन जाएं। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ये पूछा है, बताइए। There is detailing of concept to clarify and to avoid formation of misconceptions. यानी इतनी डिटेल दे दो कि अपने आप स्पष्टीकरण हो जाए। प्राइमरी क्लासेस के बच्चे ओवर डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही डिटेलिंग हम प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर गिवन, डेफिनेशंस को या टेक्निकल वर्ड्स को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो बी ऑप्शन को भी हटा दिया हमने। डी कह रहे हैं 50% लोग नहीं नहीं नहीं। ऑल ऑफ द अबव देख के कितने खुश हो जाते हो, कूदने लगते हो, ओ वाह ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, लगा दो आंख बंद करके, है ना। बाकी ऑप्शंस देखो ही मत, पूछा क्या है देखो ही मत, छोड़ दो बाकी बातें, है ना, बाकी बातें बेकार हैं। कॉन्सेप्ट्स विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय यंग स्टूडेंट्स एज गिवन एट द इंट्रोडक्टरी लेवल, यानी जो कॉन्सेप्ट्स छोटे बच्चे परसीव करने में जिनमें दिक्कत होगी उनको सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही दो, यानी उनका सिर्फ परिचय ही दो उन चैप्टर्स का जो मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट ज्यादा करने की संभावना है या छोटे बच्चे जिनको समझने में भ्रांति आ सकती है, तो उस लेवल के हिसाब से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब जैसे साइंटिफिकली कुछ कुछ चैप्टर्स हैं तो उनको इतने डिटेल में नहीं दिया है, टर्म्स वगैरह या डेफिनेशंस नहीं दिए हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसको स्टोरी की फॉर्म में दिया है ताकि वो समझ पाए। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशंस बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है आपकी बुक में, कहीं डेफिनेशंस की बात नहीं हुई, टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं हुई, ओवर डिटेलिंग की बात नहीं हुई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। कम्युनिटी रिसोर्स की बात हो रही है, एक क्वेश्चन कम्युनिटी रिसोर्स पर भी पूछा ही जाएगा। देखिएगा, कम्युनिटी रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं। यप, नहीं एमए से सीटेट आप अप्लाई नहीं कर सकते, वही शायद अभी पूछा था उन्होंने, नाम भूल गई मैं, तो पल्लवी आई थिंक। मास्टर्स के बाद सीटेट आपको चाहिए नहीं होता। ठीक है जी, चलिए समझिए। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, 95% लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर EVS एट द प्राइमरी लेवल। कम्युनिटी रिसोर्स क्या है, किसी बच्चे के पापा क्या हैं, फार्मर हैं, किसी के पापा डॉक्टर हैं, तो जब आप इस तरह का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें बीमारियों की बात हो रही है तो उस बच्चे के पिताजी को बुला लिया आपने जो कि कम्युनिटी के मेंबर हैं, किसी और को भी आसपास से आप बुला सकते हो, जिससे आप रिसोर्स बना रहे हो उन लोगों को जो ऑलरेडी कम्युनिटी में है, बच्चे को वो डायरेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे पाएंगे। तो इट इज इनएक्सपेंसिव, क्योंकि ये सस्ता है। अब ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। इट हैज एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या इट इज इजीली अवेलेबल। भाई हमारे लिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं। अगर इजीली नहीं होता तो क्या बच्चे को हम सिखाएंगे? नहीं। इट प्रोवाइड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे को मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो पर्सन एक्सपीरियंस है इसलिए, पर्सन मतलब वो तो ऑफकोर्स किसी भी फील्ड में है तो कम और ज्यादा से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पिताजी कम एक्सपीरियंस है उनको नहीं बुलाएंगे, ऐसा कुछ डिपेंड करेगा किस फील्ड का व्यक्ति है। मेन मुद्दा यहां है कि बच्चे को असली अनुभव मिल पाए रियल दुनिया का, वो इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा। तो बी ऑप्शन इज दी रॉन्ग, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये समझेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास यानी 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, इन एन EVS क्लासरूम एस्टिमेट द नंबर ऑफ चना सीड्स रिक्वायर्ड टू फिल अ स्मॉल बॉक्स। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसको फिल करना है चने के दानों से। विच प्रोसेस स्किल जिसमें एक तरह की थिंकिंग लगती है, जैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, ये सारी चीजें प्रोसेस स्किल्स में ही आती हैं। कैन बी डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी। तो कौन सी प्रोसेस स्किल डेवलप होगी जब हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि एस्टिमेट लगाओ, देखो इस डब्बे में कितने चने के दाने आ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन, ऐसा थोड़ी चने आ सकते हैं या दूसरे भी, कैटेगरी तो बांटनी ही नहीं है। कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, तो एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ नया तो प्रयोग किया नहीं है बच्चे ने।
क्या करेगा? एस्टिमेट करने का मतलब है प्रिडिक्ट करना। वो अनुमान लगाएगा कि मैम इसमें इतने आ सकते हैं, हो सकता है 500 ग्राम आ जाए। कुछ भी टेढ़े मेढ़े तुक्के लगाएंगे, कुछ बच्चे सही लगाएंगे, कुछ नहीं भी लगाएंगे, लेकिन प्रिडिक्शन की स्किल इसमें यूज होगी। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने को देते तब उसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो पौधे हैं और जो पशु हैं, पशु और पौधे आर पार्ट ऑफ द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है। द रीजन फॉर सच प्लेसमेंट इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू कंसिडर, यानी पेड़ पौधे एवं पशु परिवार मित्र नामक थीम का हिस्सा है। ये उल्टा कर दिया क्या इन्होंने? देखिएगा, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। जो 6 थीम्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बोल सकते हैं ये 6 थीम्स। फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक थीम है, फिर फूड, वाटर, फिर शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। 6 मेजर थीम्स हैं। इन फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है प्लांट्स और एनिमल्स। जवाब दीजिएगा, फिर हम जाकर के कहीं आगे बढ़ेंगे। कौन है ये व्यक्ति? यार पंजाबी मीडियम की बुक का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप वहीं कोई बुक देखिए पंजाब में ही, अदरवाइज तो आप अगर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो ये आप देख ही रहे होंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक सब थीम है, उसके बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है टू एनेबल स्टूडेंट्स टू कंसिडर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज, यानी बच्चों को हम ये बता सकें कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फैमिली का ही हिस्सा है। टू डेवलप सेंसिटिविटी इन स्टूडेंट्स टुवर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बात तो सही है। टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बताइए जरा। टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, आप लोग क्या कह रहे हैं? ए ऑप्शन कह रहे हैं 41% लोग, ए और बी सही है। हाँ, स्टीरियोटाइप का तो इसमें एज सच कुछ खास हमें भी नहीं लग रहा, ठीक। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू कंसिडर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज, ठीक है, तो ए और बी को हम कंसिडर कर लेते हैं, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20th। क्वेश्चन नंबर 20th देखिए। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ ईवीएस, यानी ईवीएस पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक लेवल पे 1 to 5 के लेवल पे, वो बच्चों को किस चीज के योग्य बनाना है, उनको किस चीज के लिए एनेबल करना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है टू एक्वायर स्किल्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली टू सेव द एनवायरमेंट, यानी बच्चे अकेले ही प्राइमरी क्लास में इतने एनेबल हो जाएं कि वो क्या कर पाए, अपने आप एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर ले। तो ये बात गलत है। गीता कह रहे हैं कोई लाइक नहीं कर रहा, नहीं कोई बात नहीं, गीता गुस्सा नहीं करते, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, ऐसे नहीं सोचते। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे कौशल अर्जित कर लें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप कर सकें। थोड़ा ज्यादा हो रहा है बट ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। फिर देखेंगे एक्वायर एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स फॉर स्टडीज एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी वो कॉन्सेप्ट्स को एक्वायर कर लें जो अपर प्राइमरी लेवल पे जरूरत पड़ेगी जिनकी, चलो ठीक है मान लिया। फिर है हेल्प स्टूडेंट्स टू लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। भाई ये बात हमें ज्यादा सुंदर लग रही है। हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड सब्जेक्ट्स, ये भी गलत है। तो हेल्प स्टूडेंट्स टू लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम बाहर के जीवन से बच्चे को जोड़ सकें, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है और बाहर की जो दुनिया है, एनवायरमेंट है, वो रियल ही है या एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा कुछ रहे हैं और दुनिया में होता कुछ और है। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है ये? देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर ईवीएस फॉर क्लासेस 1 and 2। कक्षा 1 और 2 में कोई भी ईवीएस की टेक्स्ट बुक नहीं होती। एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3rd to 5th की पढ़ रहे होंगे, 1st 2nd की कोई एनसीईआरटी नहीं आती। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के सब्जेक्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन, इसका कारण, सबसे ज्यादा उपयुक्त कारण कौन सा है? कारण कई हो सकते हैं बट सबसे ज्यादा उपयुक्त कारण कौन सा है? ये हमने लास्ट क्लास जब की थी ईवीएस की, उसी में हम समझ गए थे, हमने बात की थी। देखिएगा, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो ईवीएस टेक्स्ट बुक्स मेक द स्कूल बैग हैवियर फॉर चिल्ड्रन। ऐसा कुछ नहीं है कि ईवीएस की जो बुक्स हैं उनसे स्कूल का बस्ता भारी हो जाएगा इसलिए ईवीएस को ही हटा दिया, फिर धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट हटा देंगे, टीचर को, बच्चे को ही हटा देंगे फिर, क्योंकि भारी हो रहा है पढ़ना। ऐसा नहीं है। फिर आता है बी ऑप्शन, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 and 2 डू नॉट अंडरस्टैंड ईवीएस इजीली। ये हम कैसे मान सकते हैं कि बच्चा एनवायरमेंट सीख ही नहीं सकता कक्षा 1 और 2 का बच्चा, हम ये कैसे मान लें? ठीक है, ये बात भी गलत है। ठीक है, हाँ लेंदी है ये क्वेश्चंस, कह सकते हैं कुछ हद तक।
किसी किसी सेट में तो इजी थे, बट ये लेंदी सेट है, अपने आप में मुश्किल सेट है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ईवीएस इज इंटीग्रेटेड विद लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ये बात हम चिल्ला चिल्ला के डिस्कस कर चुके हैं कि ईवीएस की अलग से टेक्स्ट बुक नहीं लगाई, क्योंकि बच्चा छोटा है और वो एनवायरमेंट को होलिस्टिकली तो देखता ही है, तो उसको हम भाषा, यानी कोई कविता है जो फूल पत्तियों पे है, एनवायरमेंट के बारे में है, तो भाषा से और गणित में भी कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। एनवायरमेंट की समझ दे रहे हैं कि आसपास क्या है, कोई सब्जी है तो उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसका प्रयोग कर रहे हैं कि भाई इतने पौधे थे, ये थे, मतलब बहुत सारी चीजें की जा सकती है। पौधे लगाने, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे मैथ्स में, तो इतने पौधे हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, इतने हटा दिए, इतने लगा दिए, कितने आ जाएंगे, दुनिया भर की बातें हो सकती है। तो लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू हम ईवीएस पढ़ाते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इसलिए हम 3rd to 5th में ही ईवीएस लाते हैं। 1st 2nd क्लास में ईवीएस की कोई बुक नहीं है, ठीक। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 and 2 कैन नॉट बी बर्डनड विद एन एडिशनल सब्जेक्ट लाइक ईवीएस। ये बेकार की बातें हैं। तो बच्चे की भलाई की बात सी में है कि हम उसको लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू ईवीएस सिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए एक बार फटाफट से और समझेंगे। 22वां सवाल क्या है, क्या कहता है 22वां सवाल, देखिए। Which of the following is or are the most appropriate strategy or strategies to sensitize students towards conservation of plants and trees? यानी कि विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है या नीति है। पहला ऑप्शन है विजिटिंग अ गो डाउन हैविंग वुडन लॉग्स। अब वुडन लॉग्स जहां पे रखे हुए हैं, जो लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, ये क्वेश्चन चेंज हुआ है, लेकिन ऑप्शन पहले भी ये पूछा जा चुका है, बताया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है जहां पे कटी हुई लकड़ियां रखी हैं, अगर वो वुडन की जगह पे अगर हम लेके जाएंगे तो वहां से बच्चे जो है सेंसिटिव बनेंगे प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए। राइटिंग पोस्टर्स टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग, रोल प्ले और अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। बताइए, हो सकता है भाई, हमें क्या पता, सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं हमें तो। देखिए बी ऑप्शन कह रहे हैं 48% लोग। चलिए समझते हैं, प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक, किरण ले लो, आर गुप्ता ले लो, जो मिल जाए वो ले लो, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 1 मिनट रुकना, अब फिर आप कहोगे पानी पीत के कैसे सांस ले लेते हो। बी ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग, यानी बी, सी और डी। देखते हैं, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजीज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो विजिटिंग अ गो डाउन हैविंग वुडन लॉग्स, यानी लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना, जिससे क्या मतलब, इसको दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, बट लेट्स सी। राइटिंग पोस्टर्स टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग, यानी कि पोस्टर्स लिखना के फॉरेस्ट से बचा सके हम, मतलब फॉरेस्ट को कटने से बचा सके। रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। तीनों बातें ही हमें पॉजिटिव लग रही हैं, है ना। कि गो डाउन विजिट करना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं लग रहा कि वहां पे कटी हुई लकड़ियां हम दिखा रहे हैं, इसको यूज दोनों तरह से किया जा सकता है, बट हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ। एक बार इसका ऑफिशियल आंसर भी चेक कर लेंगे, बी, सी और डी के साथ जाएंगे। अगर हम बच्चों में एनवायरनमेंट की समझ पैदा करने की बात कर रहे हैं, उनको सेंसिटिव बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग सही कह ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच इज द करेक्ट अप्रोच बाय एन ईवीएस टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन ईवीएस, यानी बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन ईवीएस में करने के लिए कौन सी पद्धति जो है वो सही है, आप कमेंट्स में बताएंगे। देखिएगा आंसर की क्यों नहीं लाते आप, नहीं आंसर की, सारी आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार क्या होता है ऑफिशियल आंसर एग्जैक्टली क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, ऐसा कई बार
हो जाता है, वो रेयर ही होता है। मतलब बिहार के आरा जिले से आपको प्रणाम कर रहा हूँ मैम। हिंदी में नोट्स कब तक मिलेगा? और प्लीज़ एक बार क्वेश्चन 19 का आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है विश्वकर्मा, देखिएगा अगर हम बात करें इसकी ईवीएस टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज, क्या बढ़िया तरीका है। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज टेस्ट सूटेबल टू मेंटेन। देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसी को पसंद नहीं है, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। टीचर मेड टूल सूटेबल फॉर हर मेथड ऑफ टीचिंग, अपने मेथड ऑफ टीचिंग के लिए टूल्स बना लिए, जी नहीं। कॉमन टेस्ट डेवलप्ड बाय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, नहीं। टीचर मेड टूल्स सूटेबल टू हर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए सूटेबल होने चाहिए। हर मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए, जो प्रसंग है लोकल वहां उसके संदर्भ में होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटीज। एक्चुअली होता क्या है, जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल, हम अगर आंसर की में बिल्कुल ही कुछ भी गलत कह दे तो वो भी तो नहीं मान सकते ना, तो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। देखिएगा विश्वकर्मा जी, देखिए बाकी लोग भी देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग, यानी लर्निंग को बेहतर करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज सही हैं। एक्टिविटीज जो घर पे कंडक्ट हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्टिविटी बाय टीचर, एक्सप्लेनेशन नहीं एक्टिविटी पे फोकस है। डिस्कशन इन द क्लासरूम, ये सबसे बढ़िया है। कोई भी एक्टिविटी को अगर आपको जो भी सीखा है बच्चा क्या है उसको और मजबूत बनाने की बात हो रही है तो आपस में चर्चा या परिचर्चा होनी चाहिए, तो उससे कोई भी कंफ्यूजन अगर होगी, मान लीजिए एक टॉपिक में या एक क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन है, तो अगर हम उस पर डिस्कशन करें तो क्या होगा, उसका क्लैरिफिकेशन निकल करके आएगा। कोई एक व्यक्ति अपनी बात कहेगा, कोई व्यक्ति दूसरा अपनी बात कहेगा। सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा लर्निंग को कंसोलिडेट करने का। तो सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर्स टू असेस, यानी आकलन के लिए, दी ऑथेंटिक लर्निंग, यानी प्रमाणिक आकलन के लिए कौन सा तरीका ईवीएस में सही है। क्वार्टरली टेस्ट, तिमाही, असाइनमेंट नोटबुक्स, पोर्टफोलियो या क्लासरूम बिहेवियर, बताइए। ऑथेंटिक लर्निंग, तो पोर्टफोलियो में ये कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाएगा कि बिहेवियर क्या है, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी बच्चे की उपलब्धियां हैं, जो भी एक्टिविटीज उसने की हैं, कुछ हद तक वहां संग्रहित होंगी ही। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पोर्टफोलियो को अच्छा टूल माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, और ये ऑथेंटिक तो है ही। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। जब हम थिंग्स वी मेक एंड डू या हम चीजें कैसे बनाते हैं इस थीम को पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा तरीका सबसे बढ़िया होगा, स्ट्रेटजी सबसे अच्छी होगी। तो पहला ऑप्शन है विजिट टू अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स एंड डिजाइन्स, यानी किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। चलो ठीक है। डिस्कशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हेड गियर वॉर्न बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, बात हो रही है काम करने की, ये कह रहे हैं क्या पहनते हैं सुरक्षा के लिए, वो तो बी ऑप्शन गलत हो गया। इंस्ट्रक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स फ्रॉम रेफरेंस बुक्स, फिर रेफरेंस बुक की बात कर रहा है, बच्चा ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा। शेयरिंग ऑफ फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स, सबसे ज्यादा जो एक्टिव होगा बच्चा वो फील्ड ट्रिप में होगा कि आप उसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की एक विजिट पे ले जा रहे हैं, जहां बच्चा क्या कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कैसे डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं और क्या वहां पे होता है, डिजाइन कैसे बनते हैं। तो ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 क्वेश्चंस और हैं हमारे। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, कक्षा 3 के बच्चे हैं जो सीखते हैं अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के बारे में जान रहे हैं, एंड देन मूव ऑन टू फैमिली ट्री, फिर फैमिली ट्री पर चले गए। क्लास 4 एंड किसमें, कक्षा 4 में फैमिली ट्री के बारे में जान रहे हैं, कक्षा 3 में फैमिली मेंबर्स के बारे में जान रहे हैं, एंड टू द आइडिया ऑफ फैमिली इंटरेक्शन इन क्लास 5, यानी धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। तीसरी कक्षा में विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, जो उसके परिवार में रहते हैं उनके बारे में जान रहे हैं। चौथी कक्षा में जब वो गया तो परिवार वृक्ष, जो फैमिली ट्री होती है, अच्छा ये हमारी जनरेशंस की पूरी कहानी चल रही है वहां पे, ठीक है। तथा 5वीं कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम आइडिया ऑफ इंटरेक्शन इन फैमिली, तो लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जा रहे हैं, ग्लोबल टू लोकल जा रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। भाई ये आप लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं, यानी जो बच्चे के इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो चीज अवेलेबल है वो है लोकल, स्थानीय, जिन परिवार मेंबर्स के बीच वो रहता है। फिर फैमिली ट्री, उसमें से कुछ हो सकते हैं कि ना हो, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चले गए 5th में। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम जा रहे हैं।
तो डी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, सी सही होगा। जनरल टू स्पेसिफिक, यार ये हाथ हिलाने वाली बात थोड़ी है, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं होगा, लोकल टू ग्लोबल जा रहे हैं। जो उसके आसपास की नॉलेज है धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ईवीएस की बात हो रही है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, समझिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो ये किसी को नहीं पता होता अभिषेक, किसी एक सेक्शन में क्वेश्चंस इजी होते हैं, किसी में दूसरे में थोड़ा सा लेंथी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई दुश्मनी निकाली जाएगी, पेपर आपका लेवल वही रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ, लेवल चेंज नहीं हुआ। हाँ हो जाएगा काम मधु। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अ टीचर टू कंसिडर इन एन ईवीएस लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाते समय ईवीएस में किन चीजों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए, विचारशील होना चाहिए टीचर को किन चीजों के प्रति जब वो लेसन प्लान बनाए, पाठ योजना बनाए। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जो विशिष्ट उद्देश्य है उस चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए मान लिया। स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, छात्रों की पर्यावरण सजगता, मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस स्किल्स, या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। बताइए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, स्पेसिफिक भी होंगे लेसन प्लान बनाते समय, मेजर कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस स्किल्स भी होंगी, जो भी आप उस टॉपिक में या उस लेसन में पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीजें होंगी। स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, बच्चे की कितनी चेतना है पर्यावरण के प्रति, वो आपका काम है जगाना। वो पहले से लेसन प्लान में कैसे डिसाइड करेंगे आप, वो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के थ्रू देखेंगे, डायरेक्ट तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ए, सी और डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा है जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी वो बच्चे जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, दृष्टि बाधित हैं, उनको सिखाने का कौन सा तरीका अच्छा होगा। ऑडियो लेसन्स प्रिपेयर करें ताकि वो सुन सकें, देखने में ही तो समस्या है, ठीक बात है। यूज टेक्टाइल मटेरियल्स और लार्ज प्रिंट्स, वो मटेरियल जिनको टच और फील कर सके वो बच्चे, हाँ ठीक है, टच एंड फील मटेरियल बेस्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स विद सिंपल डायग्राम्स एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करें, सिंपल डायग्राम्स के थ्रू और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जिनको वो टच और फील कर सके। यार कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट समझ में आता था, बट ऐसा नहीं है कि हम डायग्राम बनाएंगे उन बच्चों के लिए जिनको देखने में ऑलरेडी समस्या है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। ठीक। शिशुपाल कुमार क्या कह रहे हैं, बिहार के अररिया से मैं आपको रेणुगा से सादर प्रणाम करता हूँ दीदी, आपकी वजह से हमने फिर से पढ़ाई शुरू किया है, 2 बार सीटेट बोथ पेपर पास किया। बहुत बढ़िया शिशुपाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए। मेक द ईवीएस लेसन एज मच कॉन्क्रीट एज पॉसिबल, हाँ ये हम कह सकते हैं, मूर्त बनाने का प्रयास करें जितना हो सके ताकि बच्चे टच और फील करके वो उसको सीख सकें। ठीक है, ये सिंपल डायग्राम वाला ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि सिंपल डायग्राम का मतलब है जिसको देखने में समस्या है वो कहां से डायग्राम पहचानेगा। तो ए, बी और डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। ठीक है जी, बिग फैन फ्रॉम बिहार। आज तो बिहार वालों ने बिल्कुल बम बना के रखा है चैट सेक्शन को, मतलब बैक टू बैक। क्या वो नई वैकेंसी आई है क्या, कुछ तो हुआ है। मधु रे, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। आज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन थी, आप लोगों ने बढ़ा दिया यार। चलिए देखिए, अगर हम बात करें ए, बी और डी यहाँ सही था, क्योंकि हम डायग्राम नहीं दिखाएंगे ऐसे बच्चे को जिसको देखने में पहले से समस्या है। कमेंट्स अभी थोड़ी देर में लूंगी आपके। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, सलीम की बात हो रही है। सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट व्हाइल टीचिंग द थीम वाटर। वाटर नाम के थीम को पढ़ाते समय सलीम जो है वो ले जाना चाहता है बच्चों को फील्ड ट्रिप पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल ही सेलेक्ट, यानी कौन सी साइट्स अच्छी होंगी जब वाटर के बारे में पढ़ाना है तो कौन सी साइट्स पे लेके जाए। वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, यानी जल संचय यंत्र कहाँ पे इकट्ठा करके रखा जाता है बारिश के पानी को, इसको उसको। जोहड़, यानी जहां पानी स्टोर होता है वहां। बावली, ये भी हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में। खेजाड़ी भी पढ़ा है, बट क्या सही साइट कौन सी हो जाएगी। खेजाड़ी कोई साइट नहीं है पानी की, खेजाड़ी एक ट्री है जिसको पानी कम चाहिए होता है, ठीक है ना। जोहड़ एक तरह से तालाब टाइप चीज कह सकते हैं। कोई कह रहा है ये पैसे देकर चैट है का क्या मतलब। पुष्पेंद्र, ये जैसे अभी हम 25,000 लोग जुड़े हुए हैं तो सबके चैट क्वेश्चंस नहीं पढ़े जा सकते, तो ये यूट्यूब का ही तरीका होता है, सभी चैनल्स पे होता है कि मतलब वो सुपर चैट बोलते हैं इसको ये लोग।
तो वैसा नहीं है कि मतलब ये किसी को क्वेश्चन पूछना होता है तो वो उसका प्रयोग कर लेता है, किसी को लगता है कि हाँ, और किसी को प्यार दिखाना होता है तो भी, तो कोई मतलब बेसिकली कमेंट आसानी से वो पॉपअप हो जाता है, हाईलाइट हो जाते हैं उन लोगों के कमेंट्स, तो नज़र पहले चली जाती है, वो अलग से दिखता है फिर। देखिए अगर हम बात करें डी ऑप्शन कह रहे हैं 58% लोग, डी ऑप्शन है ए बी और सी। बिल्कुल खेजाड़ी ट्री थोड़े ना दिखाने ले जाएंगे जब वाटर की बात चल रही है, तो ट्री की थोड़ी चल रही है। बाउली, जोहड़ और वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स ये वाटर के ही बारे में है, तो ए बी और सी सही है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं 58% लोग। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए? सीटेट के बैच में अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, और पेडागोजी स्पेशल में भी करियर विल ऐप डाउनलोड करके किसी और वेबसाइट पे मत जुड़िएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर दिया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया होगा, ये पीडीएफ जो भी ऑफिशियल आंसर होंगे उनके साथ मैं कल ही शेयर कर दूंगी, मतलब ऑफिशियली है ये भी, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन में आज हमें कन्फ्यूजन हुई है, तो उनको भी एक बार रीचेक करके डिस्कस मतलब शेयर में कर दूंगी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए ये आप बता सकते हैं? 21, 22, हाँ थोड़ा लेंदी था, 25, 20, 24, 27 किसके हो गए भाई? अंजन 30 आउट ऑफ 30। नीतीश कुमार ये फेंकना तो बंद कर दो यार। वैसे सीरियसली जिनके 30 आउट ऑफ 30 हुए हैं अगर नीतीश, तो अपने लिए तालियां बजा दो यार, बहुत खुशी की बात है। बट मुझे उम्मीद कम लग रही है जिस कॉन्फिडेंस से आपने लिखा है। पूरे टाइम नाम तो आपका दिखा नहीं है हमें। सुरभि त्रिपाठी कह रहे हैं धन्यवाद। चलिए आप सभी का भी धन्यवाद। हंसी मजाक की बातें चलती रहेंगी। कल मिलेंगे 9 बजे, है ना? थोड़ी ज़्यादा एनर्जी से मिलने का प्रयास करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। किसी ने तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाते जाते। आई एम फ्रॉम किशनगंज बिहार एंड आई हैव पास सीटेट पेपर 1 and 2 December 22। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच। यार आज तो बिहार वालों ने बिल्कुल गजब ढा दिया है, बहुत ही बढ़िया। नूर व्लॉग्स धन्यवाद, व्लॉग भी बनाते हैं आप, हैं? गुड नाइट भाई, कल मिलते हैं। 22 हैं, अच्छा ठीक है। परवेज कोई कह रहा है 22 गलत है। परवेज आंसू मत दिलाओ यार, मेरे आंसू ही आ गए देख के। चलो एनसीईआरटी पढ़ेंगे जल्दी ही। बाय, गुड नाइट।